हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। अब ये पार्ट जो है हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अब तक जो है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, वाटर पोटेंशियल पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो है अब जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर आने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आखिर प्लांट्स को जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी? जब उनके पास ट्रांसपोर्ट का मेथड एक पहले से था, तब उन्होंने जो है दूसरा मेथड का ज़रूरत क्यों पड़ा, पहले हम ये देखते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो जो हमारा डिफ्यूजन होता है अक्रॉस अ टिपिकल मेम्ब्रेन, अगर कोई सी भी मेम्ब्रेन लेते हैं हम, अगर उसके अंदर जो है डिफ्यूजन कराते हैं अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल, जो कि 50 माइक्रोमीटर का होता है एक प्लांट सेल, वो जो है होने में, एक सेल से होने में वो जो है टोटल हमारा 2.5 सेकेंड ले लेता है। यानी आप समझ रहे हो, एक सेल को पार करने में डिफ्यूजन का जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड है। तो आप इससे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए लाइन में 1000 सेल हैं, तो ये टाइम जो है 2000 सेकेंड तो ऐसे ही पार कर गया। तो जो हमारा डिफ्यूजन है वो देखा गया कि इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इससे जो है प्लांट का काम जो है नहीं चलेगा। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो कुछ जिम्नोस्पर्म तो 20-20 मीटर की हाइट तक के होते हैं, तो उसमें जो है ऊपर तक वाटर ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऊपर से ग्रेविटी और खींच रही है नीचे, तो ये जो है एक बहुत ही दिक्कत बड़ी चीज़ जो है बन जाती है। तो इसीलिए जो है जो हमारे डिफ्यूज़न और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट are not sufficient for long distance transport। यानी लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो चीज़ है वो बिल्कुल भी मतलब वैल्यूएबल नहीं है, काम की नहीं है। हाँ, अगर सेल से सेल में ट्रांसपोर्ट करना है, सेल टू टिश्यू करना है, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब प्लांट्स के अंदर जो है होता क्या है, बेसिकली प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो जो है एक हमें सोर्स देखने को मिलता है, जो है वो जो है पानी को, मान लीजिए वो रूट्स हैं, तो वो एक सोर्स है जो कि वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर जो लीव्स हैं वो जो है फूड को बना रही है वहाँ पर, और उसके बाद जो है वो पूरी प्लांट की बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सोर्स एक रीजन होता है जहाँ पर जो है हमारा सिंथेसिस हो रहा होता है, सिंथेसिस कह लीजिए या फिर एब्जॉर्प्शन कह लीजिए। और सिंक होता है एक वो एरिया जहाँ पर जो है उसकी ज़रूरत है, आप कह सकते हैं उसकी ज़रूरत है, रीजन ऑफ स्टोरेज। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज यानी मास और बल्क फ्लो पे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन बल्क, यानी वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको जो है हमें ट्रांसपोर्ट करने के अंदर, बल्क में जो है ट्रांसपोर्ट करने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारा वाटर, पूरी प्लांट बॉडी को वाटर चाहिए, मिनरल सॉल्यूट्स जो कि जो हमारा प्लांट है उसको लीव्स के थ्रू मिल जाता है, सॉइल के थ्रू मिलता है, और थर्ड हमारा फूड तो जो पूरे प्लांट पार्ट को ज़रूरत है, नहीं तो एटीपी कहाँ से मिलेगी, नहीं तो वर्क कहाँ से होगा। तो इसमें जो है हमें मास फ्लो और बल्क फ्लो की जो है ज़रूरत पड़ती है, मास फ्लो इज़ नीडेड। जो हमारा मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम, आप समझ सकते हैं बल्क फ्लो में, वो जो जैसा कि एक रिवर के अंदर होता है, एकदम से पानी जो है आता है, ये जो हमारा प्रोसेस है ये डिफ्यूजन की तरह नहीं है। इट इज़ अनलाइक डिफ्यूजन वेयर substances move independent of each other, just according to concentration gradient। जैसा कि हमने डिफ्यूजन में देखा था, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते थे वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को तो फॉलो करते थे, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में तो जाते थे, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें डिफ्यूजन के अंदर रैंडम मूवमेंट देखने को मिलता है।
डिफ्यूजन के अंदर दिक्कत क्या थी, हमें रैंडम मूवमेंट जो है देखने को मिलता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी मर्जी से। एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे मॉलिक्यूल से जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन अ बल्क, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बल्क में फ्लो करते हैं, फ्लो इन बल्क। तो उसके अंदर जो है एक दूसरे मॉलिक्यूल का जो है एक साथ मेल मिलाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, कोहेशन, एडहेसिव फोर्सेस, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं जाइलम ट्रांसलोकेट्स, यानी वो चीज़ें जो कि जाइलम जो है एक जगह से जो है दूसरी जगह पर जो है लेकर के जाता है। जाइलम ट्रांसलोकेट्स यानी जाइलम क्या क्या चीज़ों का ट्रांसलोकेशन करता है। ट्रांसलोकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो लोकेशन को ही चेंज कर दिया जाता है, यानी रूट से सीधा लीव्स। तो ये जो है बिल्कुल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जाइलम जो है हमारा वाटर को लेकर जाता है मेनली, तो मेनली वाटर, साथ में कुछ सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोन्स, कुछ नाइट्रोजन हार्मोन्स को भी लेकर जाता है। जो हमारा जाइलम है वो ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसलोकेट्स सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की रूट्स से लेकर जो है एरियल पार्ट्स आप जानते हैं, जैसे कि हमारे स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स जो कि अभी ग्रोइंग फेज में है और जहाँ पर जो है वाटर की ज़रूरत भी है, तो उन एरिया में जो है लेकर के जाता है हमारे प्लांट के जाइलम। और इसमें मैं आपको बता दूं ये जो है यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन होता है, यानी एक ही तरफ होगा, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स, यानी फ्लोएम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक जगह से जो है दूसरी जगह ले करके जाता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स के अंदर जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, मेनली from leaves to other parts of plants। हमें जैसा कि पता है जो हमारा खाना होता है और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं वो हमारी लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है लेकर के आती है प्लांट के अंदर, तो वहाँ पर जो है लीव्स से जो है लेकर आया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये जो है हमारा मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, क्योंकि लीव्स जो है कुछ ऊपर भी होती है कुछ नीचे भी होती हैं, तो उनको जो है ऊपर भी खाना देना होता है, नीचे भी देना होता है, एपाइकल जगह पर भी देना होता है। मल्टी डायरेक्शनल कह लीजिए, बाई डायरेक्शनल कह लीजिए, बहुत मतलब ऑलवेज ऑन एवरी डायरेक्शन ट्रांसलोकेशन जो है हमें देखने को मिलता है फ्लोएम के अंदर। अब जो हमारा बल्क फ्लो है वो जो है हम अचीव कैसे करते हैं। बल्क फ्लो इज अचीव्ड आइदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट जिसे हम लोग जो है पुश कहते हैं, और दूसरा जो है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। मैं जो हूँ इसको जो है हम लोग पुल कहते हैं। जैसा कि पुल के हिसाब से मैं इसका एक अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो है सक्शन थ्रू स्ट्रॉ, जो हम खींचते हैं। अगर कोई भी आपने फ्रूटी पी हो, चाहे कोई सी भी जूस पिया हो, तो जो उसके अंदर जो हम अपने माउथ से जो है प्रेशर लगाते हैं स्ट्रॉ में,
तो जो है आने लगता है उसके अंदर से फ्रूटी जूस, तो उसी को जो है सक्शन कहा जाता है। तो यानी दो तरीके से जो है हमारा बल्क फ्लो जो है हम अचीव कर सकते हैं। यानी एक तो जो है हम पॉजिटिवली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट का यूज़ करें, या फिर जो दूसरा है हमारा नेगेटिवली यूज़ करें। तो मैंने जो है आपको दोनों तरीका जो है बता दिया। अभी जो है हम इनको डिटेल में भी जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर जो है हम सबसे पहले देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट। यानी जो पानी है वो रूट की प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो पानी होता है हमारा, मोस्ट ऑफ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। यानी जो रूट्स हैं हमारी, वहीं जो है सॉइल से जो है सबसे ज़्यादा पानी जो है एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर जो है थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है आज के लेक्चर में, तो लिखने में जो है थोड़ा सा जो टाइम लगेगा, बट अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो आपको जो है समझा भी पाऊंगा अच्छे से, इसलिए जो है थोड़ा आज का लेक्चर जो है लंबा बन सकता है। जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, द रूट हेयर आर प्रेजेंट इन मिलियंस एट टिप्स। द रूट हेयर्स आर मिलियन इन नंबर एट टिप। यानी जो हमारी रूट की टिप होती है उस पर जो है बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। एंड दीज रूट हेयर्स, और यही जो हमारे रूट हेयर्स हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। एब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख दी है, तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारे रूट हेयर होते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है लिखवाने वाला हूँ रूट हेयर्स के बारे में। रूट हेयर्स जो होते हैं हमारे, वो सबसे पहली बात थिन होते हैं और पतला होना भी चाहिए इनको। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पतली होती है। और इसके बाद जो हमारे रूट हेयर्स वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये अगर आपको रूट हेयर्स के बारे में नॉलेज जाननी है, प्लांट्स की एनाटॉमी के रिलेटेड नॉलेज लेनी है, तो आप जो है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेरा जो लेक्चर है जो कि मैंने वन शॉट में बनाया, आप जो है उसको देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। जो रूट्स हेयर होते हैं हमारे वो थिन वॉल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और स्लेंडर होते हैं, और एक्सटेंशंस होते हैं हमारी रूट के, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल लेयर ऑफ रूट की एपिडर्मल लेयर के जो है एक्सटेंशन होते हैं, एपिडर्मल लेयर ऑफ रूट। और जो हमारे रूट हेयर हैं इसका जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो है इंक्रीज करते हैं हमारे सरफेस एरिया को, इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा सरफेस एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का काम होता है, उसी तरीके से जो है इनका भी काम होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर से जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा वाटर का, वो जो है हमारा प्योरली डिफ्यूजन होता है। यानी पूरी तरीके से वहाँ पर जो है हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आयंस का, अगर वाटर की जगह यहाँ पर अगर हम आयंस, कई बार क्या होते हैं मिनरल्स और आयंस भी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं रूट हेयर्स के थ्रू, तो उसके अंदर जो है हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है देखने को मिलता है। तो अब जो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमारा प्लांट के रूट हेयर्स का जो है स्ट्रक्चर होता है, और जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे जो पानी है वो एब्जॉर्ब होने के बाद रूट हेयर्स से जाइलम तक कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स, once water is absorbed by root hairs, it can go into deeper layer, it can go
इनटू डीपर लेयर, ये जो है और भी ज़्यादा अंदर वाले जो है लेयर में जाता है रूट्स के बाय टू पाथवे, इनमें से जो है दोनों पाथवे हैं, एक जो पाथवे है उसे हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ये जो दोनों पाथवे मैं आपको डायग्राम में जो है दिखाने वाला हूँ, क्योंकि डायग्राम अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो फिर आप जो है उसको रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा पाथवे होता है उसे हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो आइए मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। तो आपको जैसा कि ये जो दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही जो डायग्राम लिया है। ये जो है हमारी रूट हेयर है, आपको जो ऐसा रूट हेयर, ये तो आपको ईजिली पता ही होगा। ये जो है हमारी एंडोडर्मिस है, दिस इज आवर एंडोडर्मिस। और ये जो जितना भी एरिया, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर आपको ये भी अभी नहीं पता है तो आपको जो है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखने की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको यही चीज़ नहीं पता होगी तो आपको जो है आगे चल के और भी दिक्कतें आएंगी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप जो है वो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये जो है हमारे जाइलम सेल्स हैं यहाँ पर, और ये जो है हमारे यहाँ पर फ्लोएम सेल्स है, जो कि आपको ग्रीन जो दिख रहा है वो जो ग्रीन पार्ट ये जो दिख रहा है आपको फ्लोएम है। ये जो है हमारी पेरिसाइकल है, और ये जो है हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पूरी तरीके से डेड होती है, मैं आपको बता दूं। यहाँ से जो है हमारा वाटर है, ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ये जो है हमारा वाटर है। अब ये जो वाटर है आप देख सकते हैं कि जो सेल के अंदर से जो है नहीं जा रहा, सेल के साइड से जो है बाहर से जो है निकल जा रहा है। तो वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर जो सेल के अंदर पूरी तरीके से पानी ना जाए, बस उसके इंटरसेलुलर स्पेस यानी जो सेल के बाहर का जो स्पेस है उसमें से अगर हमारा पानी निकलता है, तो उस वाले जिस पे अभी मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये जो है हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे। इसके अंदर जो है हमारा सेल के अंदर से वाटर नहीं जा रहा, केवल जो है आप देख सकते हैं सेल के बाहर से ही जो है निकल जा रहा है, यानी एपोप्लास्टिक पाथवे जो है ये शो कर रहा है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेल को पूरी तरीके से बीच में से काट रहा है, फिर जा रहा है, फिर यहाँ से भी सेल को काट रहा है, फिर जा रहा है। तो फिर ऐसे जो है सेल के प्रोटोप्लास्ट के अंदर, यानी पहले सेल के अंदर मेम्ब्रेन को ये अंदर घुसता है, फिर उसके प्रोटोप्लास्ट का पार्ट बनता है, फिर जो है बाहर निकलता है, फिर नेक्स्ट सेल। तो ये जो हमारा सिम्प्लास्टिक जो है पाथवे है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे मेम्ब्रेन को जो है पार कर करके जाना पड़ता है। तो अब तक जो है हमने दो टाइप के पाथवे जो है देख लिए हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने सिम्प्लास्ट पाथवे के साथ। सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में जो है पूरा का पूरा जो है थियोरिटिकल है। मैं जो आपको एक एक पॉइंट करके जो है पूरा समझाता हूँ। सिम्प्लास्ट पाथवे को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है सेल्स के अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, और वाटर जो है उसी चैनल के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करता है। एक जो है मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी जो है आगे चल कर के शो करूँगा। जो हमारे नेबरिंग सेल्स होते हैं, नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। जो हमारे नेबरिंग सेल्स होते हैं, यानी पास के जो सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू। अगर आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में कुछ भी समझना है तो आप जो है मेरा लेक्चर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही रेफ़र करें, क्योंकि ये सब जो टर्म्स हैं आपको समझ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये जो है समझ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा वाटर है, वाटर हैज़ टू पास सेल मेम्ब्रेन, मैं उसको CM लिख रहा हूँ, वाटर हैज़ टू पास सेल मेम्ब्रेन सो इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस। तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो हमारा सिम्प्लास्ट होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स जो एक साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कनेक्शन बना हुआ होता है। तो इसके अंदर से जब वाटर को पास करना होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, फिर ये मेम्ब्रेन है, फिर ये मेम्ब्रेन है, ऐसे करके n नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स आ जाती है।
इस वजह से जो ये प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और आपको पता है एक मेम्ब्रेन को पार करने में ऑलमोस्ट 2.5 सेकेंड लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम जो है लग जाएगा। सो लेट मी रेज दिस। अब जो हम अपने 4th पॉइंट को देखते हैं, वाटर जो होता है हमारा, वाटर बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर होता क्या है, जैसे ही हमारा पानी जो है किसी सेल के अंदर जाता है, तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल के अंदर, पूरा प्रोटोप्लास्ट को ही जो हम लोग कहते हैं, सबसे पहले वाटर जो है एक पार्ट बन जाता है उस प्रोटोप्लास्ट का, यानी उस सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से अब एक पार्ट वाटर भी बन चुका है, जो कि रूट से आया है। और फिर जो हमारा वाटर है, वाटर मूव्स थ्रू द सेल। अब इसके बाद जो है एक बार पानी एक सेल के प्रोटोप्लास्ट में गया, फिर जो है उस सेल से निकलेगा, फिर नेक्स्ट सेल में जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जा रहा है, सेल आर इंटर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, यानी जो हमारे एक नेबरिंग सेल्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से जो है कनेक्टेड हैं। वाटर मूवमेंट यहाँ पर कैसे हो रहा है, कोई कहेगा मतलब ये भी डाउट आ सकता है बच्चों के मन में कि जो वाटर है वो एक ही डायरेक्शन में अब यहाँ फ्लो कैसे करेगा। तो वाटर जो है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो, जो उस वाटर की मूवमेंट है वो एक ही तरीके से अकर हो रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलोंग जो है हो रही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वो कंसंट्रेशन जहाँ पर पानी जो है ज़्यादा है उससे लेकर के जो वो कंसंट्रेशन जहाँ पर जो है पानी कम है, यानी हाई टू लो कंसंट्रेशन जो है वाटर मूव करेगा। तो एक सेल में जब पानी आता है तो उसके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उसके नेबरिंग सेल के मुकाबले में, तो जो नेबरिंग सेल है उसमें जो है वाटर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो है वाटर जो है पहुंचता जाता है। पर यहाँ पर जो है वाटर का लॉस भी होता है, क्योंकि जितना सेल को ज़रूरत होती है सेल रख लेता है, उसके बाद जो एक्सेस होता है केवल वहीं देता है नेबरिंग सेल को। सो इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 4% ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ये जो सिम्प्लास्ट पाथवे है इसके थ्रू जो है केवल 4% वाटर का जो है ट्रांसपोर्ट होता है और उससे ज़्यादा नहीं होता। जो हमारा अब इसके अंदर डीमेरिट क्या है, इसके अंदर डीमेरिट नंबर 1 है कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म ऑफर्स रेजिस्टेंस। जो प्रोटोप्लाज्म है वो रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट, यानी पानी गया फिर निकलेगा तो उसके अंदर क्या है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ये सब जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वाटर की मूवमेंट को। इस वजह से जो है हमारा इसके अंदर जो भी होता है प्रोटोप्लाज्म जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर के मूवमेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और अब ये जो हेल्प किसके थ्रू होती है, इट इज़ जो हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे है वो इसको हेल्प कौन करता है, इट इज़ हेल्प्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी अगर आपको नहीं पता तो भी जो है मेरा आप वही लेक्चर जो है रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर जो है मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे जो है आपके दिमाग में एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप लोग जो है इस इमेज को देख सकते हैं, जो है हमारा पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट, इसको हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। और इसकी के अंदर जो है एपोप्लास्ट पाथवे भी जो है दिखाया गया है। मैं आपको अभी सिम्प्लास्ट बता रहा हूँ और एपोप्लास्ट भी साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि इस डायग्राम के बाद ही जो हम एपोप्लास्ट पाथवे जो है शुरू करने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये होता है। अब आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक से जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके बीच का जो है इंटर कनेक्शन होता है, यानी जुड़ाव होता है, उनके बीच में जो भी चीज़ों का लेन देन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद आपको जो है ये एपिडर्मिस लेयर दिख रही है। एपिडर्मिस लेयर मतलब जैसी हमारी स्किन है,
जो हमारी स्किन है वो हमारी सबसे बाहर की लेयर है, तो हम उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये भी जो है हमारे प्लांट की जो है सबसे, प्लांट के ऊपर की जो सबसे बाहर की लेयर है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर ये जो है हमारी एंडोडर्मिस है, और बीच में जो है ये कॉर्टेक्स है। तो ये 3 लेयर्स है हमारे पास, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और उसके बाद जो है हमारी पेरिसाइकिल होती है, फिर जो है जाइलम के पास जो है पहुंच जाता है। और ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में जो है दिखाया है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं हमारी डेड होती हैं, इस वजह से जो है इनके आर पार जाना जो है मुश्किल होता है। सबसे पहले जो वाटर है हमारा इधर से आएगा, फ्रॉम द रूट हेयर्स, और आप कह सकते हैं रूट से जो है हमारा वाटर आएगा। सबसे पहले जो है वो लेयर पार करेगा एपिडर्मिस की। ये मैं आपको सिंपलास्ट बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले उसने एपिडर्मिस लेयर को जो है क्रॉस किया, फिर जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा, फिर कॉर्टेक्स से जो है वो एंडोडर्मिस में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस से जो है वो पेरिसाइकल में जाएगा, और फिर पेरिसाइकल से जो है वो जाइलम में चला जाएगा। तो बस जो प्रोसेस है वो इतना ही है। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। अब इसके बाद जो है मैं आपको एपोप्लास्ट भी जो है अभी के अभी समझा देता हूँ। यहाँ से जो वाटर है, अब ये सेल के अंदर ना घुसने के बजाय जो वाटर है यहाँ से इस साइड से निकल जाएगा। ये जो आपको साइड साइड में जो चीज़ें दिख रही हैं, यहीं से जो है हमारा वाटर निकलेगा। वो एपिडर्मिस भी पार कर लेगा, वो कॉर्टेक्स भी पार कर लेगा, उसको सेल्स के बीच में घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस वो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसी के अंदर से निकल जाएगा। तो ये जो है फिर जो हमारा एंडोडर्मिस होगा उसके अंदर जो है वाटर एंटर करेगा, जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो कर रहा होगा वो सीधा एंडोडर्मिस में एंटर करेगा। क्यों एंडोडर्मिस में एंटर करेगा? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को जो है वाटर पार नहीं कर सकता, इसलिए जो है उसको एंडोडर्मिस के थ्रू ही जो है पार करना पड़ता है। फिर एंडोडर्मिस के बाद फिर वो पेरिसाइकल में चला जाएगा, पेरिसाइकल के बाद जो है वो जाइलम में पहुंच जाएगा, और ये जाइलम से जो है फिर पूरे प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो आपने जो है इस डायग्राम में सिम्प्लास्ट भी देख लिया और एपोप्लास्ट भी देख लिया। तो आपको अभी ही सीधा सीधा पता लग गया होगा कि जो हमारा सिम्प्लास्ट होता है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले वो एपिडर्मिस कवर करता है, फिर कॉर्टेक्स करता है, फिर एंडोडर्मिस करता है, फिर पेरिसाइकिल करता है। लेकिन जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो कर रहे होता है वाटर, वो सीधा हमारा एंडोडर्मिस में जाता है, और एंडोडर्मिस से जो है पेरिसाइकिल और जाइलम, बस। तो बहुत छोटा जो है पाथवे होता है। तो इतना पढ़ने के बाद जो है हम अब एपोप्लास्ट पाथवे को जो है कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एपोप्लास्ट पाथवे। तो जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे है, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल, इट इज अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट cell wall which is continuous through the plant except at Casparian strips in endodermis। तो ये जो पॉइंट है वो हमको यही बता रहा है कि जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है ये एक सिस्टम है एडजेसेंट सेल वॉल का। सेल वॉल यानी एक सेल से जो दूसरी सेल है, फिर ये तीसरी, फिर तो वाटर जो है कुछ इस तरीके से जो है निकलेगा, यानी साइड साइड से जो है इनके निकल जाएगा इंटरसेलुलर स्पेसिस में से। सो अब जो है हम इसका सेकंड पॉइंट जो है देखते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो क्रॉसिंग होती है वो नहीं होती। वाटर जो है मूव करता है, वाटर मूव्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ सेल्स। और इसके अंदर जो है हमें फ़ायदा क्या मिलता है? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर जो है कोई भी रेजिस्टेंस जो है देखने को नहीं मिलता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस
टू वाटर मूवमेंट, यानी वाटर मूवमेंट के लिए जो है यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस जो है हमें देखने को नहीं मिलता, और ये जो है हमारा फास्टर मूवमेंट होता है। तो 96% जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का रूट हेयर से जाइलम तक, वो जो है इसी एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए जो है हम इसे फास्टर ट्रांसपोर्ट भी जो है कहते हैं। अब जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे होता है उसके अंदर जो वाटर मूवमेंट होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट के ही थ्रू होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर के जाने को जो है डिनोशन है। वाटर मूवमेंट इज थ्रू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी वाटर का जो मूवमेंट है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, it is not affected by metabolic state of root cell. It is not affected by metabolic state of root cell, यानी सेल की रूट सेल की मेटाबॉलिक स्टेट से जो है इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है पूरी तरीके से पैसिव है क्योंकि इसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मेजर फ्लो होता है वाटर का वो इसी पाथ के थ्रू होता है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये कोई नोटेबल पॉइंट जो है नहीं है। एंडोडर्मिस के बाद जो मूवमेंट होता है वाटर का वो हमारा सिंपलेस्ट पाथवे के थ्रू ही होता है। मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया था कि जो हमारा एपोप्लास्ट, मैं आपको फिर से एक बार जो है उस डायग्राम में जो है लेकर के जाता हूँ जिससे फिर से मैं आपको जो है समझा सकूँ। मैंने आपको एपोप्लास्ट पाथवे में बताया था वाटर जो है इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू होते हुए सीधा का सीधा जो है एंडोडर्मिस में आ जाता है, और एंडोडर्मिस के बाद जो है फिर वो जो है सिंपलेस्ट पाथवे को ही फॉलो करने लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही क्रॉस कर रहा है। चाहे यहाँ पर जो है हमारा सिंपलेस्ट वाटर भी एक जगह आ जाता है और यहीं पर जो है हमारा एपोप्लास्ट भी जो है एक ही जगह आ जाता है। तो दोनों के थ्रू लाया हुआ पानी जो है एंडोडर्मिस में एक ही जगह आ जाता है। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। आफ्टर एंडोडर्मिस, इस पॉइंट को जो है मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर एंडोडर्मिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज थ्रू सिंपलेस्ट पाथवे। इस पर जो है क्वेश्चन पूछना जो है काफ़ी रेयरली नहीं होता, काफ़ी यूजली जो है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार जो वाटर है जब जाइलम वेसल्स में चला जाता है वो फ्री होता है कि वो किसी भी सेल्स के साथ कोहेशन, एडेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल, ये सब जो है हम आगे चल करके जो है देखेंगे। इस पॉइंट को भी जो है मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लिखवाता हूँ। वंस द वाटर एंटर्स जाइलम वेसल्स, जाइलम के अंदर भी जो वेसल्स होते हैं अगर एक बार जो है उसके अंदर वाटर पहुंच जाता है उसके बाद जो है वाटर हमारा फ्री होता है। इट इज़ फ्री टू मूव आइदर इन बिटवीन सेल्स और थ्रू सेल्स, यानी वो सेल के अंदर से जाए चाहे सेल के बगल से जाए, ये जो है टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार जो जाइलम है, जाइलम वेसल्स के अंदर जो है पानी पहुंच जाए। पर जो हमारे यंग रूट्स होते हैं उनके अंदर जो वाटर है वो डायरेक्टली जाइलम वेसल्स और जो है ट्रैकीड्स के अंदर आ जाता है। इन यंग रूट्स वाटर डायरेक्टली एंटर्स इनटू वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, वेसल्स और जो है ट्रैकीड्स उनके अंदर जो है वाटर जो है डायरेक्टली आ जाता है। जो हमारे वेसल्स और जो ट्रैकीड्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एपोप्लास्टिक पाथवे के। दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे के जो हैं ये हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। अब जो हम लोग ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं
क्या क्या ड्राइविंग फोर्स होते हैं हमारे एपोप्लास्ट पाथवे के? सो ड्राइविंग फोर्स ऑफ एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे के जो हमारे ड्राइविंग फोर्स होते हैं वो सबसे पहला जो है हमारा वो है ट्रांसपिरेशनल पुल। मैं जो हूँ आपको इसके बारे में ट्रांसपिरेशन भी अच्छे से पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे, अभी जो है इस लेक्चर में कवर नहीं करने वाले। मैं जस्ट अभी आपको इसके बारे में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप जानते हैं कि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है हमारी लीव से, वाटर इवेपोरेट्स, और इस वजह से जो क्या है एक टेंशन क्रिएट होता है, टेंशन कह लीजिए या फिर जो है एक नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है लीव्स के थ्रू। जैसा कि जो नेगेटिव प्रेशर हम लोग जब किसी जूस को जो है सक करते हैं अपने माउथ के अंदर, जैसा नेगेटिव प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है वैसा ही जो है यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है। और इस वजह से जो है यहाँ पर हमें वाटर का इवेपोरेशन की वजह से जो है ट्रांसपिरेशनल पुल देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है एपोप्लास्टिक पाथवे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डेवलप हो जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा एडहेशन एंड कोहेशन फोर्सेस। एडहेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एडहेशन और जो कोहेशन होता है उसके बारे में। तो जो हमारा एडहेशन है वह अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन ऑफ H2O molecule with wall of xylem vessels, with wall of xylem vessels। अब मैं जो हूँ आपको कोहेशन की जो है डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ। ये जो है हमारी एडहेशन की डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ कोहेशन। जो हमारी कोहेशन है वो है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स, उसको जो है हम लोग कोहेशन कहते हैं। यानी दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसे हम लोग कोहेशन कहेंगे, और जो अट्रैक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वेसल्स की वॉल के बीच में उसे जो है हम लोग एडहेशन कहेंगे। तो मैंने जो है आपको यहाँ तक जो है पढ़ा दिया। नेक्स्ट